दोस्तों नमस्कार। हमारा टॉपिक जो है वो चौथी यूनिट चल रही है और इस चौथी यूनिट में हम विशिष्ट बालकों को पढ़ रहे हैं और इसी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये मान के चलिएगा कि एक आने वाला पर्सन है। आप इसको नॉर्मल वे में मत लीजिएगा, आपको इस तरीके से इस बिंदु को तैयार करना है कि आपका आने वाली हर एग्जाम में, चाहे वो रिट का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल लेक्चर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहां से पर्सन जरूर पूछा जाता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप तो ये मान लो कि ये एक पर्सन है आने वाले एग्जाम का, बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। ये दिगम का भी टॉपिक का मूल रूप से पार्ट है, लेकिन आपकी यूनिट चौथी में डाल रखा है और ये विशिष्ट बालकों में भी आता है। तो ये दो जगह ये टॉपिक आता है। यहां हम चौथी यूनिट में सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पढ़ रहे हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम में कठिनाइयों के नाम से प्रश्न आए तो भी यही है, और अधिगम असक्षम बालक के नाम से आता है तो भी यही प्रश्न है। दोनों बिंदु सेम है, अधिगम में कठिनाइयां भी और अधिगम असक्षम बालक। तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसको कहूंगा प्रश्नों के लिहाज से, और आराम से एक प्रश्न आपका हो जाएगा। याद रखना, कंप्लीटली मैं समझा रहा हूं, हर एग्जाम का फिक्स पर्सन है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये माना गया है कि बच्चे में लिखने में, बच्चे में बोलने में, बच्चे में दिशा संबंधी या संचार संबंधी या गणितीय क्रियाएं संबंधी कोई एक या उससे अधिक जो विकृति होती हैं उसको क्या माना जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। एक विकृति भी हो सकती है, वो बोलने संबंधी हो सकती है, वो लिखने संबंधी हो सकती है, वो गणितीय क्रियाएं करने संबंधी हो सकती है, वो संचार संबंधी हो सकती है, वो चलने संबंधी हो सकती है। तो इनमें से किसी एक या एक से अधिक विकृतियों का जो एक विषम समूह है उसको अपन क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो सैमुअल क्रिक ने किया था। ये प्रश्न आ चुका है, 2 बार आ चुका है। याद रखिएगा कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सैमुअल क्रिक ने, और 1963 में किया है। कब किया, 1963 में। तो आप ये लिख सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिक ने 1963 में किया। लिख लें सैमुअल क्रिक ने 1963 में, सैमुअल क्रिक ने 1963 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने कहा था कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो वाक संबंधी हो सकती है, वो भाषा संबंधी हो सकती है, वो पठन संबंधी हो सकती है, वो लेखन संबंधी हो सकती है, और वो अंक गणितीय संबंधी यानी आंकिक क्रिया संबंधी, आंकिक क्रिया संबंधी। मतलब इनमें से कोई एक या उससे अधिक विकृतियों का जो विषम समूह है उसको अपन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो स्पेशली इन्होंने डेफिनेशन दी थी, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। सैमुअल क्रिक ने 1963 में शब्द का प्रयोग किया है और इसका तात्पर्य क्या लिया है इन्होंने, तो लिख लें आप कि इनके अनुसार वाक, लिख लें इनके अनुसार वाक, भाषा, पठन, वाक, भाषा, पठन, लेखन, वाक, भाषा, पठन, लेखन या आंकिक क्रियाओं में किसी एक, आंकिक क्रियाओं में किसी एक या एक से अधिक, किसी एक या एक से अधिक विकृतियों का विषम समूह है। एक या एक से अधिक विकृतियों का विषम समूह है, लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाता है। तो इनमें से कोई भी एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इन सब विकृतियों को मिला के जो शब्द बना है वो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द मिलके बना, ठीक है। शब्द का प्रयोग किसने किया, सैमुअल क्रिक ने किया। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। अब यहां से जो प्रश्न पूछ सकता है, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि आज तक 20 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो या तो पठन विकृति पे या लेखन विकृति पे या गणितीय विकृति पे, मतलब 99.99% प्रश्नों का जो रेशियो है वो इन 3 विकृतियों के ऊपर पूछा गया है। तो ये 3 तो पढ़नी है। मैं कंप्लीटली चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले आप हेडलाइन डालें, अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं। ये कैसे होते हैं बच्चे, बालक, विशेषताएं। सिंपल सी बात याद रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसको एक आंतरिक विकार माना जाता है। क्या माना जाता है, ये आंतरिक विकृति, आंतरिक विकार, ठीक है। नंबर 2,
ये केंद्रीय तंत्रिका संबंधी विकार है, ये आया हुआ प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है, ये याद रखिएगा। तीसरा, इसका स्वरूप जो होता है वो स्थायी होता है, मतलब ये कंप्लीटली कभी समाप्त नहीं होगा, इनको कम कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये हमेशा रहेंगे आप में, समाप्त नहीं कर सकते। ये तीनों विशेषताएं इसकी याद रखना। ये अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं में भी लिख सकते हो आप। ये एक आंतरिक विकृति होती है। कौन सी विकृति होती है? आंतरिक, आपको पता होता है, ठीक है। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तब पता नहीं चलता इसका, लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तब पता चलता है कि बच्चे में कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, सेंट्रल नर्वस सेंटर संबंधी विकार है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ गया। और तीसरा, इनका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? स्थायी। तो ये तीनों विशेषताएं एक बार लिख लो आप। ये एक आंतरिक विकार है, ये एक आंतरिक विकार है, ठीक है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है और इसका स्वरूप जो होता है वो स्थायी होता है। क्या होता है इसका स्वरूप? स्थायी होता है। इसका स्वरूप जो होता है वो क्या होता है? स्थायी स्वरूप जो है इसका होता है, स्थायी स्वरूप इसका होता है। ये एक जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्या, ये भी लिख सकते हैं आप, एक जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। ये जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। जैविक मतलब आनुवांशिकता का भी प्रभाव होता है, जैविक मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्या ये भी लिख लेना। जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्या है, आंतरिक विकार है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, स्थायी स्वरूप में होती है। आगे देखें 5 नंबर पे, ये जो बालक होते हैं इनमें प्रत्यक्षीकरण संबंधी विकार पाए जाते हैं। कौन सा विकार पाया जाता है? प्रत्यक्षीकरण। देखने में, पहचानने में इनके बड़ी दिक्कत होती है। इन बच्चों में अवधान संबंधी न्यूनता पाई जाती है, अवधान विकार पाया जाता है। अवधान, ध्यान केंद्रित करने में इनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इन बच्चों में हस्त निपुणता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। हस्त निपुणता या समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है इनमें, ठीक है ना, समन्वय। हस्त निपुणता या समन्वय का जो है वो अभाव पाया जाता है। प्रत्यक्षीकरण विकार होता है, अवधान संबंधी विकार होता है, प्रत्यक्षीकरण विकार, हस्त निपुणता और समन्वय का अभाव, ठीक है। इनमें नेतृत्व का गुण तो पाया जाता है, लीडरशिप का गुण तो होता है, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े लोगों में हुआ है, जैसे न्यूटन में हुआ है, जॉर्ज बुश में ये डिस्लेक्सिया पाया गया है, ठीक है, लेनिन में पाया गया है। तो इनमें नेतृत्व गुण तो होता है, लेकिन ये न्यूरोलॉजिक जो प्रॉब्लम है, न्यूरोटिक जो प्रॉब्लम है वो इनमें होती है, याद रखना, ठीक है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी नॉर्मली ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, शैक्षिक उपलब्धि कमजोर ही मानी जाती है, शैक्षिक उपलब्धि कम ही होती है इन लोगों की। तो ये इनकी एक नॉर्मल विशेषताएं हैं, लिख लो। प्रत्यक्षीकरण विकार पाया जाता है, प्रिसेप्शन देखने में समस्या आती है। अवधान, अटेंशन डिफिसिटी होती है एक प्रकार से। हस्त निपुणता, समन्वय का अभाव, नेतृत्व का गुण इनमें होता है, नेतृत्व गुण पाया जाता है, लेकिन ये एक प्रकार से न्यूरोटिक प्रॉब्लम होती है इनमें, मानसिक संबंधी। शैक्षिक उपलब्धि इनकी बच्चों की कमी होती है। क्या होती है? शैक्षिक उपलब्धि कमी होती है। ये दूसरों का अनुकरण नहीं कर पाते हैं, विचारों को संगठित नहीं कर पाते हैं, तो अनुकरण की समस्या होती है, विचारों को संगठित करने की इनमें समस्या पाई जाती है। तो नॉर्मली ये मुख्य रूप से क्या होगी? विशेषताएं होगी। आंतरिक विकार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, स्थायी स्वरूप होती है, जैविक मनोवैज्ञानिक समस्या और प्रत्यक्षीकरण विकार, अवधान विकार, हस्त निपुणता, नेतृत्व गुण, शैक्षिक उपलब्धि इन बच्चों की क्या होती है? कम होती है। तो ये तो एक बेसिक चीजें होगी जो आपको देखनी, इनसे प्रश्न कम पूछता है। प्रश्न जो आता है वो इसके प्रकार पे आता है और इन प्रकारों को बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है। और प्रकारों में 2 प्रकार, स्पेशली पठन और लेखन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट विकृतियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पठन विकृति। क्या पढ़ रहे हैं? पठन विकृति। अब पठन विकृति में 3 विकृतियां आती हैं। एक तो डिस्लेक्सिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिस्लेक्सिया, ठीक है। एक आता है एलेक्सिया। अब एलेक्सिया को लेकर भी कंफ्यूजन होता है सर, एलेक्सिया को कई जगह सीखने संबंधी, और एक हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया,
तीनों को समझाऊंगा। देखिए, पठन विकृति में मूल रूप से जो आती है वो डिस्लेक्सिया आती है। कौन आती है? डिस्लेक्सिया। एलेक्सिया भी पठन विकृति है और हाइपरलेक्सिया भी पठन विकृति है। अब एलेक्सिया पे एक बार 2013 थर्ड में प्रश्न आया था, वहां पठन योग्यता भी लिखा हुआ था और सीखने की योग्यता भी लिखा हुआ था। तो सिंपल रूप में याद रखना कि जितनी भी विकृतियां वो सब सीखने की अयोग्यता तो है ही है, और सीखने की अयोग्यता है तभी तो उनको अधिगम अयोग्यता बोला गया, फिर उसका एक पार्ट है। तो ज्यादा बेटर आंसर तो सीखने की अयोग्यता था, इसलिए बेटर आंसर की वजह से सीखने की अयोग्यता माना गया था। बाकी ये है पठन विकृति, याद रखना। तो पहला जो आपको समझना, डिस्लेक्सिया, मतलब आज तक जितने पेपर देखोगे उनमें 90% प्रश्न तो केवल डिस्लेक्सिया अकेले ही पूछे गए। तो डिस्लेक्सिया क्या है? डस प्लस लेक्सिस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डस प्लस लेक्सिस, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। और डस प्लस लेक्सिस का मतलब होता है एक प्रकार से शब्द अंधता, ठीक है ना, मतलब पठन अयोग्यता है एक प्रकार से। बच्चा शब्दों को पढ़ नहीं पाता है, शब्दों को वाचन नहीं कर पाता। ये डस प्लस लेक्सिस शब्द से मिलकर बना है। तो ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन। तो इसका मतलब होता है कि पढ़ नहीं पाना, वाचन नहीं कर पाना, स्पेशली ये विकृति है ये। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ बर्लिन ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ बर्लिन ने सबसे पहले 1887 में इस शब्द का प्रयोग किया था। 1887 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग डिस्लेक्सिया का रुडोल्फ बर्लिन ने किया था। और हमारा जो ब्रेन की बाईं शंख पाली होती है, कौन शंख पाली होती है? जो बाईं शंख पाली होती है, इस बाईं शंख पाली में विकृति की वजह से ही, इस बाईं शंख पाली का जो पार्ट है इसमें विकृति की वजह से डिस्लेक्सिया पैदा होता है। भारत में एक मूवी बनी थी तारे जमी पे, और जो तारे जमी की मूवी की थीम थी वो इसी डिस्लेक्सिया पे थी, ठीक है। बड़े बड़े लोग, मैंने कहा कि डिस्लेक्सिया से ग्रसित रहे, जैसे न्यूटन है, लेनिन है, जॉर्ज बुश है, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं तो शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं, बोलने में दिक्कत आती है कि मैंने आपको कहा कि बताओ ये क्या है, तो ये इसको नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे पठन शब्द है तो ये बोलेंगे पन, ये बोलेंगे पन, ठीक है, या और कुछ बोलेंगे। बाई शंख पाली में ये ली, ठीक है ना, बीच का कोई शब्द छोड़ देंगे, उल्टा पढ़ देंगे। इनको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई इनमें डी कौन सा और बी कौन सा है, तो बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या कोई बोलते समय कोई अक्षर इनका छूट जाता है, ये लगातार धारा प्रवाहित रूप से बोल नहीं पाते हैं, तो ना बोल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना वाचन कर पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ठीक है। उल्टा पढ़ लेते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं, कोई अक्षर छूट जाता है, ये स्पेशली डिस्लेक्सिया है। इसके अलावा इस शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाते हैं, जूते के शोल बांध नहीं पाते हैं, इनको हाथ के प्रयोग को लेकर इनमें अनिश्चय की स्थिति रहती है कि मैं इस हाथ का प्रयोग करूंगी, इस हाथ का प्रयोग करूं। ये सब डिस्लेक्सिया के लक्षण है। तो काफी सारे लक्षण हैं, स्पेशली याद रखना एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो यही आता है, डिस्लेक्सिया क्या है। डिस्लेक्सिया एक पठन विकृति है। बच्चा शब्दों को पढ़ नहीं पाता है, शब्दों का वाचन नहीं कर पाता है, शब्दों को बोल नहीं पाता है, धारा प्रवाहित रूप से नहीं बोल पाता है, कोई शब्द बीच में छोड़ देता है, बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, उल्टा पढ़ता है। ये सब किसके लक्षण होते हैं? डिस्लेक्सिया के लक्षण होते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलेक्सिया में आपको इतना याद रखना है कि पढ़ने की शक्ति का लुप्त हो जाना। यहां पढ़ने की शक्ति लुप्त हो जाएगी, वैसे तो ये सीखने की योग्यता है, लेकिन पढ़ने की शक्ति लुप्त हो गई, ये एलेक्सिया है। और हाइपरलेक्सिया का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोर्ड पे जो चीजें लिख रखी हैं, पूरे बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, तो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें इनको ऊपर नीचे दिखाई देती हैं, तो बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को ये नहीं पढ़ पाते हैं। ये कौन सा रोग है? हाइपरलेक्सिया। तो इन दोनों पे प्रश्न अमूमन कभी आते नहीं है। प्रश्न जो आता है वो डिस्लेक्सिया पे आता है, तो इसको डिटेल से अच्छे से पढ़ लो। डिस्लेक्सिया हेडलाइन डाल लो और ये तीनों लिख लो, और डिस्लेक्सिया के नीचे सब जानकारियां लिखो। आप लिखो डिस्लेक्सिया के नीचे, डिस्लेक्सिया में लिखो, डिस्लेक्सिया में लिखो, ये दो शब्दों से, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डस प्लस लेक्सिस। यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डस प्लस लेक्सिस, डस प्लस लेक्सिस। और डस प्लस लेक्सिस का मतलब क्या होता है? भाषा दोष। इसका मतलब क्या होता है? भाषा दोष या कथन दोष। भाषा दोष इसका अर्थ होता है। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डस प्लस लेक्सिस। और डस प्लस लेक्सिस का मतलब क्या होता है? भाषा दोष या कथन दोष, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया डस प्लस लेक्सिस से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है भाषा दोष। किस भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ बर्लिन ने किया। किसने किया? रुडोल्फ बर्लिन। तो लिख लेना, रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 में डिस्लेक्सिया शब्द का प्रयोग किया था। रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 में डिस्लेक्सिया शब्द का प्रयोग किया है। फिर इसकी विशेषता लिखो आप, डिस्लेक्सिया शब्द का प्रयोग किया। और यह भी लिख लेना, ये बाईं शंख पाली में जब कोई गड़बड़ होती है, क्षति होती है, उसकी वजह से डिस्लेक्सिया होता है। मस्तिष्क का जो बायां भाग होता है, इसमें कोई डैमेज होने की वजह से डिस्लेक्सिया
बच्चे में आता है। तो लिखना डस प्लस लेक्सिस भाषा दोष, रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 में शब्द का प्रयोग किया है और मस्तिष्क के बाईं संक पाली में कोई दोष होने की वजह से ये जो है उत्पन्न होती है। किसमें? बाईं संक पाले में, याद रखना बाईं संक पाले। इनकी विशेषता में लिख लो आप, जो मैंने अभी बोली थी, शब्दों को पढ़ नहीं पाना, शब्दों को पढ़ नहीं पाना, शब्दों को पढ़ नहीं पाना, बोल नहीं पाना, शब्दों को पढ़ नहीं पाना, बोल नहीं पाना, पढ़ नहीं पाएगा, वाचन नहीं करेगा, ठीक है, वाचन नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है, ठीक है, गलत पढ़ता है, धारा प्रवाह है, बोल नहीं पाता है, वर्णमाला को समझने में कठिनाई आती है, वर्णमाला में लर्निंग में कठिनाई आती है, शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है, शब्दों में अंतर नहीं कर पाना, ये सब विकृतियां हैं। शब्दों को पढ़ नहीं पाना, वाचन नहीं कर पाना, धारा प्रवाहित बोल नहीं पाना, धारा प्रवाहित बोल नहीं पाना, उल्टा पढ़ना, गलत पढ़ना, उल्टा पढ़ना, गलत पढ़ना, बी और डी में अंतर नहीं कर पाना, बी और डी में अंतर नहीं कर पाना, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, ठीक है। हस्तकौशल इनका कमजोर होता है, हस्तकौशल निपुणता का अभाव, हस्तकौशल, हस्तकौशल वैसे सभी विकृतियों में होता है लेकिन इसमें भी, इसमें ज्यादा होता है, बाकी लेखन में भी होता है। हस्तकौशल निपुणता इनमें नहीं पाई जाती है, मतलब हाथ के प्रयोग को लेकर निश्चय नहीं कर पाते हैं कि मुझे इस हाथ का प्रयोग करना चाहिए, कि मुझे इस हाथ का प्रयोग करना चाहिए, डिस्लेक्सिया है। शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाते हैं बच्चे, कौन? डिस्लेक्सिया ग्रसित बच्चे। तो स्पेशली यहां से शब्दों को पढ़ नहीं पाना, बोल नहीं पाना, वाचन नहीं पाना, गलत पढ़ना, धारा प्रवाहित नहीं पढ़ पाना, बी डी में अंतर नहीं कर पाना। रुडोल्फ बर्लिन ने शब्द का प्रयोग किया, डस प्लस लेक्सिस से मिलकर बना है, ये एक प्रकार से भाषा दोष है, कथन विकृति है, ठीक है। मस्तिष्क के बाईं संक पाली में क्षति से उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये बस इतना देख लेना, ये बहुत है। और एक एलेना बॉर्डर हुई है, उन्होंने एक टेस्ट भी बनाया था, बॉर्डर टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न, ठीक है, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बॉर्डर टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न इन्होंने, एलेना बॉर्डर ने इसकी पहचान करने के लिए टेस्ट बनाया था, बॉर्डर टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न, बॉर्डर टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न एक टेस्ट बनाया था डिस्लेक्सिया की पहचान के लिए, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना प्रश्न आता है ना आएगा, बस आप तो इसके लक्षण याद रख लेना, ठीक है। ये बहुत है। फिर एलेक्सिया लिखो 2 नंबर पे। एलेक्सिया में केवल आपको इतना ही लिखना है कि पढ़ने की शक्ति का लुप्त हो जाना। एलेक्सिया में केवल एक लाइन लिख लो, पढ़ने की शक्ति का क्या हो जाना? लुप्त हो जाना। पढ़ने की शक्ति का लुप्त हो जाना एलेक्सिया है। पढ़ने की शक्ति का लुप्त हो जाना क्या है? एलेक्सिया। पढ़ने की शक्ति का लुप्त हो जाना एलेक्सिया कहलाता है। तो आपकी पढ़ने की शक्ति लुप्त होगी, एलेक्सिया है, ठीक है। ये एक प्रकार से सीखने की अयोग्यता है मूल रूप से, लेकिन पढ़ने का दोष इसमें रहता है, ठीक है। तो पढ़ने की शक्ति का लुप्त हो जाना। फिर 3 नंबर पे आप लिखना हाइपरलेक्सिया। क्या लिखना? हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया का मतलब ये होता है कि बोर्ड पर लिखे, मतलब बोर्ड पे जो लाइनें हमने लिख दी हैं, इनको इसको पढ़ने में दिक्कत आती है, इनको ऊपर नीचे दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? ऊपर नीचे दिखाई देती हैं। तो ये कौन सी विकृति है? हाइपरलेक्सिया। तो लिख लेना, शामपट पर लिखे अक्षरों और लाइनों को समझने में कठिनाई। शामपट पर लिखे अक्षरों को, लाइनों को समझने में कठिनाई, हाइपरलेक्सिया। शामपट पर लिखे अक्षरों, लाइनों को समझने में कठिनाई। शामपट पर लिखे अक्षरों, लाइनों को समझने में कठिनाई, ये कौन सा दोष है? हाइपरलेक्सिया। शामपट पर लिखी लाइनों और अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई, ये हाइपरलेक्सिया है। तो ये 3 विकृतियां हैं। आप डिस्लेक्सिया जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे प्रश्न नहीं आता है। तो ये हो गया एलेक्सिया, पढ़ने की शक्ति का लुप्त हो जाना। हाइपरलेक्सिया, शामपट पे लिखी चीजों को नहीं पढ़ पाना। दूसरी विकृति है लेखन विकृति। लेखन विकृति, राइटिंग डिसेबिलिटी। लेखन विकृति में स्पेशली जो आता है वो आता है डिस्ग्राफिया। कौन आता है? डिस्ग्राफिया। मतलब एग्जाम में प्रश्न जो आता है वो डिस्ग्राफिया पे आता है इंपॉर्टेंटली, ठीक है। दूसरा होता है एग्राफिया। एग्राफिया, एग्राफिया। तीसरा होता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया। और चौथा है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया। ये 4 विकृतियां हैं, जिसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है।
पढ़ा मैं चारों ही रहा हूं, डिस्ग्राफिया, एग्राफिया, अग्राफिया या एग्राफिया की बात है ना, अग्रेफिया भी शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, ठीक है ना, अग्रेफिया एग्राफिया की बात है, ठीक है। और डिस्प्रेक्शिया और एप्रेक्शिया क्या है ये? देखिए, डिस्ग्राफिया का मतलब है लेखन संबंधी विकृति। बच्चा लिखते समय बातें करता है, लिखते समय क्या करता है? बातें करता है, ढंग से वो बैठ नहीं पाता, अलग ही तरीके से बैठता है, अलग ही तरीके से पेन को पकड़ता है। तो पेन को अच्छे से नहीं पकड़ना, गलत तरीके से बैठना, पढ़ते समय बातें करना, अक्षरों को गलत लिखना, बीच में दो शब्दों को छोड़ दिया कि पठन पढ़ रहा है तो वो सिर्फ मन ही लिखा, उसने पन लिखा, ठे को छोड़ दिया, ठीक है, गलत लिखेगा, एक अक्षर पे लिख दिया और एक अक्षर मेरी तरह न लिख दिया, ऐसे लिख देगा, तो एक बहुत बड़ा लिखा, एक बहुत छोटा लिखा, ठीक है, और उल्टा सुल्टा लिख दिया, ये सब डिस्ग्राफिया है। तो लेखन संबंधी विकृति है, गलत लिखना, अधूरा लिखना, अनियमित लिखना, पर लिखते समय बातें करना, गलत तरीके से बैठ के लिखना, ये सब विकृतियां कौन सी होती हैं? डिस्ग्राफिया। कौन सी होती हैं? डिस्ग्राफिया। और ये जो आप देख रहे हो एग्राफिया, अग्रेफिया, अग्रेफिया अग्राफिया का मतलब होता है कि ये जो बच्चा होता है इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक लाइन पे नहीं लिख पाता है, बॉर्डर पे नहीं लिख पाता है, ठीक है ना, ये लाइन खींची हुई है तो ये लिखना शुरू कर देगा, पैठन, ठीक है, फिर यहां पहुंच गया, लाइन यहां पे है और लिख ऐसे रहा है, तो ऐसे उल्टा सुल्टा लिखता है, ये एग्राफिया। इसको स्थानिक एग्राफिया भी बोल देते हैं, सिर्फ एग्राफिया बोल देते हैं। तो यहां लाइन पे नहीं लिख पाता है, लाइन से उल्टा सुल्टा लिखेगा, एग्राफिया है। डिस्प्रेक्शिया जो है उसमें दो दोष हैं, लेखन भी दोष है और चित्रांकन, स्पेशली इसमें चित्रांकन, ठीक है ना, कि बच्चे को डायग्राम्स बनाने में कठिनाई होती है, लिखने में तो दिक्कत है ही है, लेकिन वो चित्र नहीं बना पाता है, डायग्राम्स नहीं बना पाता है। कोई भी आप उसको कहोगे ग्राफिक्स बनानी हो, ग्राफिक्स नहीं बना पाएगा, डिस्प्रेक्शिया है। और एप्रेक्शिया जो होता है वो भी एक प्रकार से लेखन विकृति है। ये दोनों ही तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार हैं, दोनों ही क्या है? तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार हैं, एक प्रकार से शारीरिक विकार एक प्रकार से माना गया है। इसमें आंखों की गति और हाथ की गति में समन्वय स्थापित नहीं होता है, आंख कहीं और है, हाथ कहीं और है। यह कौन सा विकार है? आपका एप्रेक्शिया। तो ये चार विकृतियां हैं, प्रश्न इन दो पे ही पूछे गए हैं, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्शिया, तो इन दो को जरूर पढ़ना है। तो डिस्ग्राफिया के बारे में आप थोड़ा सा लिख लो, डिस्ग्राफिया क्या है, लिख लें डिस्ग्राफिया के बारे में। डिस्ग्राफिया ये तो समझ में तो आएगा, डिस्ग्राफिया लेखन विकृति, एग्राफिया लाइन में नहीं लिख पाना, डिस्प्रेक्शिया लेखन और चित्रांकन संबंधी है, और एप्रेक्शिया जो होता है वो आंखों की और हाथों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाना। तो लिख लें डिस्ग्राफिया में, लिख लो डिस्ग्राफिया क्या है, लिख लो लेखन विकृति, लेखन विकृति, लेखन विकृति जिसमें बालक लिखते समय बातें करता है, लिखते समय बातें करता है, गलत लिखता 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 है, अधूरा लिखता है, मतलब बीच का कोई अक्षर छोड़ देगा 3 शब्दों में, ठीक है ना, जैसे उसने अवनी लिखना है तो वो अनि लिखेगा, वह छोड़ देगा, तो ये डिस्ग्राफिया है, ठीक है। तो बीच का कोई अक्षर अधूरा लिखेगा, उल्टा लिख देता है, उल्टा लिख देता है, गलत लिख देता है, अधूरा लिख देता है, लिखते समय बातें करता है, पेंसिल को अलग ही दिशा से पकड़ता है कि यहां से पकड़ना चाहिए, वो यहां से पकड़ेगा, ऐसे ऐसे लिखेगा, तो ये डिस्ग्राफिया है, ठीक है। तो अनियमित लिखता है, एक अक्षर बहुत बड़ा लिख दिया, एक बहुत छोटा लिख दिया, तो ये डिस्ग्राफिया, आप तुरंत पहचान जाओगे। लेखन विकृति है, लिखने संबंधी सभी दोष हैं, लिखते समय बातें करेगा, गलत लिखेगा, अधूरा लिखेगा, कोई अक्षर अनियमित लिखेगा, ये डिस्ग्राफिया है। एग्राफिया अग्रेफिया में क्या लिख लोगे? एक लाइन में नहीं लिख पाना, सीधा नहीं लिख पाना, लिख लो एक लाइन में नहीं लिख पाना, एक लाइन में नहीं लिख पाना, ठीक है, एक लाइन में नहीं लिख पाना, ऊपर नीचे लिखना, एक लाइन में नहीं लिखना, ऊपर नीचे लिखना, एक अक्षर ऊपर वाली लाइन में, दूसरी लाइन में तीसरा अक्षर लिख रहा है तो ऊपर नीचे लिखता है। एक लाइन में नहीं लिख पाना, ऊपर नीचे लिखना, एक लाइन में नहीं लिखना, ऊपर नीचे लिखना, ये एग्राफिया है, अग्रेफिया है। एक लाइन में नहीं लिखना, ऊपर नीचे लिखना, एग्राफिया। तीसरा है डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया में क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया में याद रखना है लेखन विकृति तो है ही, लिखने संबंधी दोष तो है ही, लेकिन स्पेशली इसमें जो दोष है वो है चित्रांकन संबंधी, डायग्राम्स बनाने में दिक्कत होती है। किसमें दिक्कत होती है? डायग्राम्स बनाने में दिक्कत होती है, चित्रांकन बच्चा नहीं कर पाता है, तो ये स्पेशली दोष है। तो लिख लेना चित्रांकन में कठिनाई, चित्रांकन में कठिनाई,
लेखन और चित्रांकन, लेखन और चित्रांकन में कठिनाई डिस्प्रेक्शिया है। लेखन और चित्रांकन में कठिनाई क्या कहलाएगा? डिस्प्रेक्शिया। लेखन तथा चित्रांकन में कठिनाई, ये डिस्प्रेक्शिया इंपॉर्टेंट, लेखन और चित्रांकन में कठिनाई। और चौथा लिखेंगे आप अप्रेक्ष्य। अप्रेक्ष्या में क्या होता है? आंखों की गति और हाथों की गति में समन्वय स्थापित नहीं हो पाना, मतलब मांसपेशियों में समन्वय का अभाव होता है, इस वजह से बच्चे से गलत लिखा जाता है। तो लिख लो अप्रेक्ष्या में, लिख लो अप्रेक्ष्या में, लिख लो ये एक शारीरिक विकार है, ये एक शारीरिक विकार है जिसकी वजह से आंख और हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, आंख और हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, आंख और हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, आंख और हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, आंख और हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। ये याद रखना, ये होगी लेखन विकृतियां। तो डिस्ग्राफिया कंप्लीट लेखन विकृति, एग्राफिया लाइन में नहीं लिख पाता है, डिस्प्लेक्सिया लेखन और चित्रांकन, और अप्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र विकार, इंपॉर्टेंट। तीसरी है गणना संबंधी विकृति या गणितीय विकृति। ठीक है, गणितीय विकृति क्या है साहब? गणितीय विकृति में स्पेशली जो आता है वो डिस्कैलकुलिया आता है। कौन आता है? डिस्कैलकुलिया। आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो सीधे डिस्कैलकुलिया पे आए हैं, सीधे डिस्कैलकुलिया पे। और सिंपल प्रश्न आएगा डिस्कैलकुलिया क्या है? तो डिस्कैलकुलिया क्या? डिफिकल्टी विद कैलकुलेशन, मतलब गणितीय क्रियाओं में जिसमें कठिनाई होती है उसको कौन सा रोग है? डिस्कैलकुलिया है। अब डिस्कैलकुलिया के भी 3 प्रकार होते हैं, एक लेक्सिकल स्पेशली, बाकी और भी प्रकार हैं, स्पेशली लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, वर्बल डिस्कैलकुलिया और ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, ये मुख्य प्रकार है। इन पे प्रश्न नहीं पूछता है, स्पेशल बात है, आप इन तीनों को छोड़ सकते हैं। प्रश्न जो पूछता है वो डिस्कैलकुलिया पे सीधा पूछता है, लेकिन फिर भी आप लिख लें डिस्कैलकुलिया। गणितीय विकृति में स्पेशली क्या आती है? डिस्कैलकुलिया आती है। और डिस्कैलकुलिया जो है सबसे पहले तो आप डिस्कैलकुलिया को समझ लो, डिस्कैलकुलिया क्या है, फिर उनके नीचे इनके अर्थ समझाएंगे। डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है डिफिकल्टी विथ कैलकुलेशन, मतलब ऐसा बच्चा जो होता है जिसमें डिस्कैलकुलिया है वो गणितीय संकेतों को नहीं समझ पाता है, गणितीय चिन्हों को पहचान नहीं पाता है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर पाएगा, बैंक संबंधी कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा, कैश बुक संबंधी चेक बुक संबंधी क्रिया नहीं कर पाएगा, आर्थिक लेन देन बच्चा ये नहीं कर पाता है। इस बच्चे को दिशा संबंधी ज्ञान का पता नहीं होता है, उत्तर है दक्षिण दिशा है, इनमें वो भूल जाता है, ये स्पेशली डिस्कैलकुलिया है। तो आर्थिक क्रियाएं और गणितीय क्रियाएं कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो स्पेशली है आप पहले लिख लो, डिस्कैलकुलिया की विशेषताएं लिख लो, फिर इनके तीनों प्रकारों को लिख लेना। तो वो तीनों प्रकारों में तो सिंपल सा है, लेक्सिकल, ये तो गणितीय संकेतों को समझने की कठिनाई है। ठीक है ना, गणितीय संकेतों को समझने व पढ़ने की कठिनाई। ठीक है ना, गणितीय संकेतों को समझने व पढ़ने में जब कठिनाई होती है उसको तो अपन बोलते हैं लेक्सिकल। वर्बल जो होती है वो बोलने की कठिनाई है, गणितीय संकेतों को ये बोल नहीं पाएगा। और ग्राफिकल का मतलब है लिखने की कठिनाई, गणितीय संकेतों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, इसको अपन ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया बोलेंगे। तो लिखो सबसे पहले आप डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्कैलकुलिया क्या है, लिख लो डिस्कैलकुलिया। लिखो, इसमें अंक या संख्याओं के अर्थ को समझने में कठिनाई, इसमें अंक या संख्याओं के अर्थ को समझने में कठिनाई, अंक व संख्याओं के अर्थ को समझने की कठिनाई, गणितीय संकेतों को पहचान नहीं पाना, गणितीय संकेतों को पहचान नहीं पाना, गणितीय संकेतों को पहचान नहीं पाना, कि ये पहचान नहीं पाएगा ये पाई का सूत्र है क्या, ये पाई होती है क्या, ठीक है, ये गुणा का होता है क्या, ठीक है, ये दशमलव होता है क्या, तो इन चीजों को नहीं पहचान पाना, गणितीय संकेतों को पहचान नहीं पाना, गणना नहीं कर पाना, आर्थिक लेन देन नहीं कर पाना, गणना नहीं कर पाना, आर्थिक लेन देन नहीं कर पाना, दिशा संबंधी ज्ञान नहीं होना, दिशा संबंधी ज्ञान नहीं होना, दिशा संबंधी ज्ञान नहीं होना, किसमें? डिस्कैलकुलिया में, दिशा संबंधी ज्ञान नहीं होना। तो ये इनकी मुख्य विकृतियां हैं, मतलब गणितीय क्रियाएं कोई भी नहीं कर सकते। अब लेक्सिकल के नीचे आप इतना सा लिख लो, गणितीय संकेतों को समझने में और पढ़ने में कठिनाई।
इसके 3 प्रकार हैं। लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया में लिख लो गणितीय संकेतों को समझने और पढ़ने में कठिनाई, गणितीय संकेतों को समझने और पढ़ने में कठिनाई, गणितीय संकेतों को समझने तथा पढ़ने में कठिनाई। तो इसमें लेक्सिकल में तो क्या आ जाएगा, गणितीय संकेतों को ये समझ नहीं पाता है, उनको पढ़ नहीं पाता है। स्पेशली आप याद रखना, समझने की जो कठिनाई है वो लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया है। तो लेक्सिकल में गणितीय संकेतों को समझ नहीं पाता है। वर्बल डिस्कैल्कुलिया नाम से लग रहा है बोलने में, गणितीय संकेतों को बोल नहीं पाएगा, तो जो बोल नहीं पाता है वो वर्बल डिस्कैल्कुलिया है। और ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया का मतलब है लिखने में कठिनाई। किसमें कठिनाई, लिखने में कठिनाई है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लिखने में कठिनाई है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। लेक्सिकल समझने पढ़ने में कठिनाई, वर्बल का मतलब क्या है, बोलने में कठिनाई, और ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, लिखने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया समझने और पढ़ने में कठिनाई, वर्बल डिस्कैल्कुलिया बोलने में कठिनाई, और ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया का मतलब है लिखने में कठिनाई। लेक्सिकल समझने और पढ़ने में कठिनाई, वर्बल बोलने में कठिनाई, और ग्राफिकल लिखने में कठिनाई, ग्राफिकल लिखने में कठिनाई। ये देख लें, लेक्सिकल समझने और पढ़ने में कठिनाई, वर्बल बोलने में कठिनाई, और ग्राफिकल लिखने में कठिनाई। तो ये डिस्कैल्कुलिया। और चौथी और अंतिम मुख्य विकृति में जो आती है वो संचार विकृति होती है। क्या होती है, संचार विकृति। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अफेजिया, ठीक है, एक होता है डिस्फेजिया। देखिए अफेजिया में तो होता है मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होती है, मैं बोल रहा हूं और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई है, वो तो है अफेजिया। मौखिक भाषा को ग्रहण करने में, किसमें, ग्रहण में कठिनाई होगी, वो तो क्या होगी, अफेजिया होगी। और डिस्फेजिया में होता है अभिव्यक्ति में कठिनाई, ये बोलने में जो कठिनाई महसूस करेगा, बोल नहीं पाएगा, अभिव्यक्ति में कठिनाई है, वो डिस्फेजिया, बोलने में दिक्कत होती है। तो लिख लो संचार विकृति के 2 प्रकार हैं, अफेजिया, अफेजिया मौखिक भाषा ग्रहण में कठिनाई, अफेजिया मौखिक भाषा ग्रहण में कठिनाई, और डिस्फेजिया, डिस्फेजिया अभिव्यक्ति में कठिनाई। डिस्फेजिया क्या होता है, अभिव्यक्ति में कठिनाई। अफेजिया मौखिक भाषा ग्रहण में कठिनाई, और डिस्फेजिया होता है अभिव्यक्ति में कठिनाई। डिस्फेजिया किस में आएगा, अभिव्यक्ति में कठिनाई। अफेजिया मौखिक भाषा ग्रहण में कठिनाई, और डिस्फेजिया क्या है, अभिव्यक्ति में कठिनाई। तो मौखिक भाषा में समझने में कठिनाई अफेजिया है, और डिस्फेजिया में क्या होता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कौन सा रोग है अपने अंदर, डिस्फेजिया है। तो अभिव्यक्ति में कठिनाई डिस्फेजिया होगी। मैं बोल रहा हूं, थारे आपके समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूं आपकी मैं लिख के दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने लिख के दिया, समझ में आ गया, लेकिन जैसे मैंने बोला तो वो समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये अफेजिया है। और डिस्फेजिया क्या है, मैंने कहा कि आप बेटा अंदर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ और मेरे बारे में 2 शब्द बोलो बेटा, तो कांपने लग जाता, बोला नहीं जाएगा, तो ये डिस्फेजिया है। तो ये 4 मुख्य विकृतियां होती हैं। प्रश्नों का जो पैटर्न है वो लगभग पठन विकृति पे आता है या लेखन विकृति पे आता है, ठीक है, तो या डिस्कैल्कुलिया पे आ जाएगा। तो इन पे लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको देख लेना। बाकी और भी कुछ प्रकार हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और भी हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। उनकी भी मैं एक बार थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। ये कुछ प्रकार अन्य हैं जिनको हल्का सा हमें देखना है, जिसमें ये प्रकार जरूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ADHD, ठीक है। ये नवीनतम विकार है, प्रश्न नहीं आया है, लेकिन फिर भी याद रखना है ADHD क्या है, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार ADHD, ठीक है। अवधान न्यूनता, A का मतलब होता है अटेंशन, D का मतलब होता है डिफिशियटी मतलब न्यूनता, H का मतलब होता है हाइपर यानी अतिक्रिया, और D का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अटेंशन डिफिशियटी, हाइपर
एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। यह है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। आजकल के बच्चों में बहुत पाया जा रहा है। ये एडीएचडी क्या होता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो लगातार एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, इनका ध्यान भटकता है। ये बच्चे इंतजार नहीं कर पाते हैं, मतलब घर पे बैठे तो भी कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, कभी इस चीज को कभी उस चीज को, लगातार उछल कूद करते जा रहे हैं। जब आप सड़क पे चलोगे तो नियमों को तोड़ेंगे। आप कहोगे इधर चल, वो कहेगा नहीं उधर चलूंगा, ठीक है। आप बोल रहे हो तो बीच में बोलना शुरू कर देंगे, मतलब ये आपकी बात को सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों में कौन सा रोग है? एडीएचडी। अटेंशन पावर एकदम खत्म हो जाता है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये होते हैं एडीएचडी रोग है। तो लिख लें एडीएचडी अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार क्या है, चर्चित है वैसे ही लिख लो। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार क्या है लिख लो। ये बालक एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ये बालक एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक क्रियाशील मतलब भागते रहते हैं, स्थिर नहीं रहना, स्थिर नहीं रहना, ठीक है। अत्यधिक क्रियाशील, स्थिर नहीं रहना, अत्यधिक क्रियाशील, स्थिर नहीं रहना, इंतजार नहीं कर पाना, इंतजार नहीं कर पाना, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, स्थिर नहीं रहना, इंतजार नहीं कर पाना, बीच बीच में लोग बोलना, बीच बीच में बोलना, बीच बीच में बोलना, नियमों का पालन नहीं करना, बीच बीच में बोलना, नियमों का पालन नहीं करना, बीच बीच में बोलना, नियमों का पालन नहीं करना, आक्रामक व्यवहार करना, आक्रामक व्यवहार करना, बीच बीच में बोलना, नियमों का पालन नहीं करना, आक्रामक व्यवहार करना, ये सब एडीएचडी होता है। प्रश्न नहीं पूछा लेकिन फिर भी याद रखना, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अत्यधिक क्रियाशील, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, स्थिर नहीं होते हैं, भागते रहते हैं, उछलते रहते हैं, आक्रामक स्वभाव इनका हो जाता है, नियमों को तोड़ते हैं, याद रखना। फिर है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया का सिंपल सा ये प्रश्न नहीं आए, ये एक्स्ट्रा में करवा रहा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए, बाकी इन पे कोई प्रश्न नहीं आता है। डिसऑर्थोग्राफिया का मतलब होता है वर्तनी संबंधी विकार, मतलब कि बोलने में एक प्रकार से दिक्कत होती है तो वर्तनी संबंधी विकार होता है डिसऑर्थोग्राफिया। ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये श्रवण संबंधी सुनने संबंधी विकार है, ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी जहां आ गया मतलब वो सुनने संबंधी विकार है। और ऑडिटेक्सिया ये भी श्रवण संबंधी विकार है, ये भी सुन नहीं पाते हैं। तो इन चारों का लिख लो हल्का सा। एडीएचडी अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार लिख लिया। डिसऑर्थोग्राफिया में बच्चे वर्तनी संबंधी विकार है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या है? श्रवण संबंधी विकार। श्रवण संबंधी क्या है? विकार है। और ये दोनों श्रवण संबंधी हो गया, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी हो गया। आगे देखो, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ये दृश्य संबंधी विकार है, मतलब बच्चे में देखने संबंधी विकार है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, देखने में कठिनाई होती है। क्या होती है? देखने में, मतलब आंखों संबंधी लर्निंग कठिनाई है, विजुअल परसेप्शन ऑर्डर, तो देखने संबंधी डिसऑर्डर है। डिसमोमोग्राफिया ये स्मृति विकार होता है। ये क्या होता है? स्मृति विकार। डिसमोमोग्राफिया स्मृति विकार है। लोकोमेट्रोडिफेसिया ये गामक विकार है, चलने संबंधी विकार। गामक विकार, चलने में दिक्कत आती है, ये लोकोमेट्रोडिफेसिया होता है, चलने संबंधी विकार होते हैं। और हाइपोटोनिया, इसको फ्लोपी बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, ये एकदम ढीले ढाले होते हैं, इनका जो मस्तिष्क है वो मांसपेशियों तक एकदम सही अनुक्रिया नहीं पहुंचा पाता है, तो ये एकदम से ढीले ढाले से रोग होते हैं, हाइपोटोनिया। तो लिखो, तो इनके बारे में लिख लो। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य संबंधी विकार है, दृश्य संबंधी विकार है। डिसमोमोग्राफिया स्मृति विकार है। लोकोमेट्रो और डिफेसिया गामक विकार हैं, चलने संबंधी दोष हैं, चलने संबंधी दोष हैं, ठीक है।
डिफेशिया और लोकोमोटर गामक विकार हैं। हाइपोटोनिया, इसको फ्लोपी बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इनका ब्रेन होता है ना, वो मांसपेशियों तक सही सिग्नल पहुंचा ही नहीं पाता, इसलिए बच्चे ढीले ढाले रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो हाइपोटोनिया फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, क्या बोलते हैं इसको? फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना। ये ढीले ढाले रहते हैं, एकदम से बैठे रहते हैं, आलसी टाइप से बैठे रहते हैं, ठीक है ना। इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वहां तक सही सिग्नल ही नहीं आता है, तो मांसपेशियों को सही संकेत नहीं मिल पाते हैं, इसलिए पूरे दिन बैठे रहते हैं। हाइपोटोनिया फ्लोपी बेबी सिंड्रोम इनको बोलते हैं। इनका मस्तिष्क जो है वो मांसपेशियों तक सही सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है, तो ये फ्लोपी बेबी सिंड्रोम इनको बोला जाता है। नॉर्मली इन पे कोई प्रश्न नहीं आता, आप इनको कंप्लीटली मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर कर सकते हैं। मैंने किताब में तो और भी बहुत सारे डाल रखे हैं, इतना देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक जरूर अखबारों में कई बार चर्चित रहता है, एक बिंदु जरूर कई बार चर्चित रहता है आपका, अपन बात करें एक प्रकार से डिमेंशिया। डिमेंशिया कई बार आ जाता है, डिमेंशिया मैगजीन्स वगैरह में रहता है। डिमेंशिया क्या होता है? तो डिमेंशिया में क्या होता है, स्मृति व चिंतन शक्ति कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। आपकी स्मृति व चिंतन शक्ति एकदम से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं। तो स्मृति और चिंतन शक्ति का एकदम से कमजोर हो जाना, ये डिमेंशिया रोग होता है। तो लिखें तो लिख सकते हैं, स्मृति व चिंतन शक्ति का एकदम से कमजोर हो जाना। स्मृति व चिंतन शक्ति का एकदम से कमजोर हो जाना है डिमेंशिया। स्मृति व चिंतन का एकदम से कमजोर हो जाना डिमेंशिया। स्मृति व चिंतन का कमजोर हो जाना, ये क्या है, डिमेंशिया। स्मृति व चिंतन शक्ति का कमजोर हो जाना क्या है, डिमेंशिया। स्मृति व चिंतन का कमजोर हो जाना डिमेंशिया। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पेशली डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्शिया, ठीक है। ये जरूर आप देख के जाना, इनमें से लगभग प्रश्न आ जाएगा। सैमुअल क्रिक ने इस शब्द का प्रयोग किया, ये भी देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।